गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, आखिर ये सोचने वाली बात है कि सेलों का संयोजन क्यों होता है। ठीक है, सेलों को एक दूसरे से कनेक्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल जो होते हैं ठीक है, सेल जो होते हैं स्टूडेंट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल, ठीक है, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे सेल, ठीक है, जिनको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उन सेलों को प्राथमिक सेल अथवा प्राइमरी सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे घड़ी का सेल। आप जो अपनी कलाई में जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो सेल का यूज़ होता है, जब वो सेल ख़त्म हो जाता है तो क्या आप उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये जो सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे दीवार घड़ी में जो सेल होते हैं उसका दोबारा चार्ज कर सकते हैं, रिमोट में जो सेल होते हैं उसका दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें लेक्लांचे सेल भी आता है, डैनियल सेल भी आता है, मरकरी सेल भी आता है। ठीक है, तो इन सेलों को दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सेलों को कहते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी सेल की कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको हम दोबारा चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन सेलों को हम एक बार अगर वो सेल एक बार डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, तो उन्हें हम पुनः दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप इन्वर्टर की बैटरी देखे होंगे। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, क्या होता है उसको जब आप वो कर देते हैं, क्या होता है वो जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः चार्ज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ गाड़ी में लगी हुई बैटरी जो होती है, कार में लगी हुई बैटरी होती है, जब एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो दोबारा आप दुकान पे ले जाके उसे चार्ज करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल तो उसका ये होगा कि मोबाइल में जो लगी हुई बैटरी होती है, जब एकदम 0% हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसे फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, उन सेलों को सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई सेल है। ठीक है, ये क्या है? यह कोई सेल है। ठीक है, ये तो सिर्फ सेल है। ठीक, अगर हम एक और सेल ले करके, ठीक है, इसे जोड़ दें, आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये बन जाती है बैटरी। ठीक है, तो ये बन जाती है क्या? ये बन जाती है बैटरी। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, ये क्या है? ये है बैटरी। ठीक है, प्लस प्लस, ये माइनस है, माइनस का सिरा प्लस से जुड़ा हुआ होता है,
तो माइनस का सीधा प्लस से, और इस प्लस और ये माइनस, तो ये क्या है, ये बन जाती है बैटरी। ठीक है। अब ये सेल क्या होता है, सेल ऐसे ही होता है आपका, ये सेल है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, ये है सेल। दिस इज कॉल्ड सेल। क्लियर यहां तक? तो सेल और बैटरी में आपको फर्क पता चल गया होगा कि सेल और बैटरी में यही डिफरेंस होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, वह है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। आखिर सेलों का संयोजन क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है कि सेलों का जो संयोजन है वह क्यों किया जाता है। क्लियर? सेलों का जो संयोजन है, ठीक है, वह इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई एक बहुत लंबा बहुत बड़ा टार्च है आपके पास, ठीक है, बहुत बड़ा टार्च है, ठीक, बहुत बड़ा टार्च है आपके पास। क्लियर? तो अगर उस टार्च में, ठीक है, ये बल्ब है, ये टार्च है, ठीक है, तो अगर उस टार्च को, जैसे बड़े बड़े टार्च आते हैं, लंबे लंबे इतने बड़े टार्च आते हैं, तो उन टार्च को, ठीक है, अगर हम उस टार्च में अगर एक सेल हम डाल दें, एक सेल, ठीक है, एक सेल हम डाल दें, तो क्या वो टार्च जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। क्यों? क्योंकि उस टार्च को अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो अगर हम उस टार्च में एक और सेल डाल दें तो जाहिर सी बात है कि वह टार्च क्या होगा, जब उस टार्च को जलाएंगे तो वह टार्च जल पड़ेगा। ठीक है, वह टार्च जलने लगेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में अधिकतम धारा, ठीक है, अधिकतम धारा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में अधिकतम धारा को प्राप्त करने के लिए सेलों का क्या किया जाता है? सेलों का संयोजन किया जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? कि किसी परिपथ में हमको जब अधिकतम धारा प्राप्त करनी हो तो हम उस स्थिति में सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार से, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि सेलों को तीन प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है। तो पहला जो होता है वह होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है आपका समांतर क्रम में, और तीसरा और जो आखिरी होता है वह होता है मिश्रित क्रम में, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आज हम इसमें ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आज का, वह है, पहला पॉइंट वह है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? अब इसको समझने के लिए हमको एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? तो
जैसे आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो ठीक जो श्रेणी क्रम में मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक इसी तरह है इसका जो ये जो माइनस वाला सिरा है, ठीक है, बात समझिएगा, इसका जो ये दूसरा टर्मिनल है इस सेल के पहले टर्मिनल से ऐड होगा। क्लियर? तभी तो ये बैटरी बनेगा, तभी तो बैटरी बनेगा, अभी मैंने आपको बताया। और ये वाला सिरा इसके प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और इसका जो ईएमएफ होगा, ठीक है, वह क्या होगा? ईएमएफ, यानी कि इसका जो विभवांतर होगा, इसका इस सेल का ईएमएफ होगा, वह क्या होगा? वह होगा ई। ठीक? और ये आर आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? ये है आपका आंतरिक प्रतिरोध और ये है आपका बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल आर। क्लियर? यहां पे एक चीज छूट गया, ठीक है? क्लियर? अब बात आती है धारा की। ठीक है, ये बैटरी है जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और सेलों की जो संख्या है, ठीक है, सेलों की जो संख्या है वह कितने हैं? वह है n। ठीक है, सेलों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? सेलों की संख्या हम मान लेते हैं स्मॉल n है। ठीक है, ये कुंजी है की और ये इसका बाह्य प्रतिरोध है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, और ये इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, जाहिर सी बात है प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, ये इसका I है यानी कि धारा। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सेलों को आपस में क्यों जोड़ते हैं? सेलों को हम लोग आपस इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमको परिपथ में धारा का जो मान है वह अधिक से अधिक मिल सके, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम धारा का मान हमें प्राप्त हो सके। क्लियर? तो हमको धारा का मान तो निकालना ही है। तो देखिए यहाँ पे कि सेलों की संख्या है, क्लियर हुआ? तो मान लेते हैं कि अगर इन n सेलों में कोई हम एक सेल ले रहे हैं तो यहां लिखेंगे हम एक सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, कोई भी हम एक सेल यहां से ले सकते हैं। ठीक है, सेलों की संख्या n है, हम कोई भी एक सेल ले सकते हैं और मान सकते हैं कि एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह कितना है? वह है E। क्लियर? अब इसी प्रकार n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो जाहिर सी बात है कि n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? n इंटू E। क्लियर? अब फिर से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का मान लीजिए यही सेल हमने ले लिया, चाहे ये ले लिया चाहे वो ले लिया, हमने मान लीजिए ये सेल ले लिया, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। ठीक है, तो पूरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यानी कि n सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, n सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? वह होगा nr। बात यहां तक समझ में आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? अब देख लीजिए, अब मान लीजिए यदि n सेलों द्वारा, ठीक है, सेलों की संख्या कितनी है? सेलों की संख्या है n, यानी कि कई सेल जुड़े हुए हैं आपस में। यदि n सेलों द्वारा
परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, ठीक है, यदि n सेलों द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कितना होता है? I इज इक्वल टू होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर? अब देखिए ये E है, तो एक सेल का जो विद्युत वाहक कितना है? E। क्लियर? तो n सेल का विद्युत वाहक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Ne, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R आंतरिक बाह्य प्रतिरोध, और R n सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछना है तो ये हो जाएगा Nr। क्लियर? तो I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू कितना मिला? I इज इक्वल टू मिला Ne अपॉन R प्लस n स्मॉल r। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का जो मान है वह मिला हमें Ne अपॉन R प्लस Nr, और ये I इज इक्वल टू Ne अपॉन R प्लस Nr एक फार्मूला भी हमें मिल गया। क्लियर? अब इसमें हम दो केस को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम दो केस को देखेंगे, तो इसके लिए हमें इस फिगर को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस फिगर आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए केस फर्स्ट। क्लियर? इफ, यदि, मान लेते हैं यदि स्मॉल r इज सो ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r इज सो ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r जो है, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस R को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे देन R कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, R को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास I इज इक्वल टू Ne अपॉन Nr। इस n से n कट जाएगा, ये बचेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये E अपॉन R क्या है? ये सोचने वाली बात है कि E अपॉन R क्या है। ये जो E अपॉन R है वह है एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। क्लियर? ये जो E अपॉन R है वह है एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। अगर हम अभी मैं इसको समझाता हूं, केस सेकेंड देखना है। केस सेकेंड, इफ यदि मान लेते हैं कि कैपिटल R इज सो ग्रेटर देन स्मॉल r, यदि कैपिटल R इज सो ग्रेटर देन स्मॉल r, देन तब स्मॉल r कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, स्मॉल r कैन बी नेग्लेक्टेड। तो स्मॉल r को हम छोड़ देंगे, जाने देंगे, भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Ni अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। ठीक है, ये हो जाएगा n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो समझ में आया। केस फर्स्ट है कि इफ R इज सो ग्रेटर देन कैपिटल R, देन R कैन बी नेग्लेक्टेड। तो E अपॉन R एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, और n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। क्लियर?
तो एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, बात समझिएगा, हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमें अधिक से अधिक धारा की प्राप्ति हो सके, इसलिए जोड़ा है। जाहिर सी बात है कि हमने सेलों को सीरियल कॉम्बिनेशन में यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में यानी कि श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमें परिपथ में अधिक से अधिक धारा प्राप्त हो जाए। और यहाँ पे कह रहा है कि एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। क्लियर? तो अगर एक सेल द्वारा यानी कि अगर n सेल से जितनी धारा प्राप्त होगी, ठीक है, स्मॉल n सेल मान लो कि अगर 100 सेल से जितनी हमको धारा मिल रही है उतनी धारा हमें एक सेल से मिल जाए तो क्या जरूरत है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की? जाहिर सी बात है कि अगर n बराबर हम 100 मान लें तो अगर 100 सेल की सहायता से हमें धारा मिल रही है और उतनी ही धारा हमें एक सेल से मिल जाए तो क्या जरूरत है इन 100 सेलों का इस्तेमाल का? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में हम ये जो देखते हैं कि ये जो केस फर्स्ट है, ठीक है, ये जो केस फर्स्ट है वह सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? और इस सेकंड की बात करें तो I = NE/R, तो n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। ठीक है, तो ये जो केस सेकंड है, मान लो n सेल 100 है और ये एक सेल है, तो इन दोनों के गुणनफल से हमें जितनी धारा प्राप्त होगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें अधिकतम धारा मिलेगी। जाहिर सी बात है। तो ये जो केस सेकंड है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि हमें तो कई सेलों को जोड़ करके, ठीक है, हमें कई सेलों को जोड़ करके एक परिपथ में धारा का जो मान है वह अधिक से अधिक चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम 100 सेल को जोड़ दें तो जितनी धारा हमको मिल रही है उतनी धारा अगर एक सेल से हमें मिल जाएगी तो क्या जरूरत है 100 सेलों को जोड़ने की? तो ये जो केस फर्स्ट है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, और ये जो केस सेकेंड है वह सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यानी कि श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त केस है। क्लियर? ये तो था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। क्लियर? ये फिगर आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये n सेल है, सेलों की संख्या कितनी है, सेलों की जो संख्या है यहाँ पे वो कितनी है, वो है n, ठीक है। और ये n सेल जो हैं वह सभी जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका जो EMF है वह है E और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह है R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इसमें भी हम लोगों को I का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कैपिटल E। इसी प्रकार n सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, इसी प्रकार n सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n सेल का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा Ne, ठीक। अब एक सेल का हमने ले लिया, n सेल का ले लिया, अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेंगे और n सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेंगे। तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल r। इसी प्रकार n सेलों का आंतरिक, इसी प्रकार n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/N, ठीक है। इसी प्रकार n सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, वह होगा R/N, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, तो I इज इक्वल टू होता है कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो जाएगा NE अपॉन, ठीक है, कैपिटल R प्लस R/N, ठीक है। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r, ठीक है। कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r, क्लियर। बात समझ में आई यहां तक। अब देखिए हमें I की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब इससे क्या होगा, इसमें दो केस लागू होंगे, ठीक है, इसमें दो केस लागू होंगे, ठीक। तो हम दो केसों को समझने के लिए सबसे पहले इस फिगर को मिटाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो केस फर्स्ट, if यदि स्मॉल r is so greater than capital R, then तब capital R can be neglected, ठीक है। यदि स्मॉल r जो है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो, तो इस स्थिति में हम R को नेग्लेक्ट कर देते हैं, R को छोड़ देते हैं। जब R को हम छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू NE
एनी अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर को हमने छोड़ दिया, तो ये मिला हमको, ये क्लियर। मैं भी समझा रहा हूं, इसको भी समझाऊंगा और केस सेकंड को लिख लूं, उसके बाद दोनों को समझा दूंगा, ठीक। केस सेकंड देखिए, इफ यदि स्मॉल आर कैपिटल आर इज सो ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन तब स्मॉल आर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, स्मॉल आर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनी अपॉन एन आर, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू एनी अपॉन एन आर, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो ये जो ई बाई आर है वह एक सेल द्वारा प्राप्त क्या है, धारा है। तो n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, ठीक है। और यहां देखें तो ये है सिर्फ एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, ठीक है। अगर केस फर्स्ट में देखें तो लिखा है कि n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, और यहां पे सिर्फ एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि कौन सा केस जो है वह समांतर क्रम संयोजन के लिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। नहीं समझे तो यहां देख लीजिए, n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, ठीक है। पहले हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए n बराबर 100 सेल है, ठीक है, n बराबर 100 सेल है, हम 100 नहीं, हम 1000 सेल मान लेते हैं इस बार, ठीक है। अगर n बराबर 1000 सेल हैं, अगर 1000 सेल, ठीक है, परिपथ में, ठीक है, उतने ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं जितना कि एक सेल द्वारा हमें मिल जा रहा है, ठीक है। अगर एक सेल द्वारा, ठीक है, उतनी धारा, मतलब कहने का ये है कि n सेलों के द्वारा परिपथ में उतनी बहुत, मतलब जितनी धारा हमें मिल रही है, ठीक है, जितनी धारा हमें मिल रही है उतनी धारा अगर एक सेल द्वारा हमें मिल जाए तो क्या जरूरत है भाई सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो आपका दूसरा केस, ठीक है, ये जो दूसरा केस है वह समांतर क्रम संयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि n गुणे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, ठीक है, अगर 1000 में एक सेल को गुणा कर दें तो दोनों के गुणनफल का जितनी भी हमको धारा मिलेगी वह अधिकतम ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो इस कंडीशन में जो केस फर्स्ट वह पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसके लिए केस फर्स्ट क्या है, ये केस फर्स्ट सबसे उपयोगी और उपयुक्त है, ठीक है। तो ये तो था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेलों के संयोजन के तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि मिश्रित संयोजन, ठीक है। ये इसका फिगर है। सेलों को, ये सेलों की संख्या कितनी है इसमें जो सेलों की संख्या है वह है n, ठीक है। इसमें जो सेलों की संख्या है वह कितनी है, वह है स्मॉल m, ठीक है। और इन सेलों को m पंक्तियों की समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि n जो सेलों की संख्या n है उन्हीं n सेलों को m पंक्तियों की समांतर क्रम में m पंक्तियों की समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां m, क्लियर यहां तक। और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, और वैद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वह है E, और बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, क्लियर। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सेलों को हम क्या करते हैं, दो क्रम से जोड़ सकते हैं। पहला तो श्रेणी क्रम से जोड़ सकते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। और दूसरा जो होता है वह मिश्रित क्रम, माफ करिएगा, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हम श्रेणी क्रम के लिए देखें, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए देखें तो क्या मिलेगा हमें। तो श्रेणी क्रम की अगर बात करें, किसी एक सेल की बात करें, ठीक है, एक सेल की, तो एक सेल का थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं, दिखाई देगा और जगह भी नहीं है। श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, कैपिटल ई, ठीक है। एक सेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा वह होगा कैपिटल ई, ठीक है। इस प्रकार यन सेलों का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा Ni, ठीक है, क्लियर। फिर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। इसी प्रकार यन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, यन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह होगा स्मॉल n r, क्लियर। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम के लिए, ठीक है, समांतर क्रम के लिए देखें, किसके लिए देखें, समांतर क्रम के लिए देखें तो एक निकाय मान लेते हैं, एक निकाय का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, एक निकाय का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, एक निकाय का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एक निकाय का जो वैद्युत वाहक बल होगा वह होगा आपका E। इस प्रकार यम निकाय का, क्योंकि सेलों को, ठीक है, यम निकाय इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेलों को हम क्या कर रहे हैं, यम पंक्तियों की समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो यम निकाय का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Ni, यम निकाय का, तो पंक्ति की बात है, लेकिन सेल कितने हैं, N, क्लियर। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, फिर एक निकाय का आंतरिक प्रतिरोध, एक निकाय का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, वह होगा स्मॉल r, क्लियर, बात समझ में आई यहां तक। इस प्रकार ये निकाय होगा, यम निकायों का आंतरिक, इस प्रकार यम निकायों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बोलिए, यम निकायों का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा यम अपॉन एन आर बाई एन, कितना हो जाएगा, एन आर बाई यम। एक निकाय का वैद्युत वाहक बल E है, क्लियर। यम निकाय का वैद्युत वाहक बल कितना है, Ni है, और एक निकाय का आंतरिक प्रतिरोध है R, और यम निकाय का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह है एन आर बाई यम, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलने के लिए मुझे इस फिगर को मिटाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इस फिगर को मिटाता हूं।
फिगर आप लोग के दिमाग में है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये तो ये है और ये है, ठीक। देखिए मान लेते हैं यदि बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध का था, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर था, यदि बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, ठीक है। यदि बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो तब, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Ni अपॉन कैपिटल R प्लस NR बाई M। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू MNE अपॉन कैपिटल R यानी कि स्मॉल m कैपिटल R प्लस NR। क्लियर, I इज इक्वल टू MNE अपॉन स्मॉल m कैपिटल R प्लस NR, ठीक है। यदि यदि, ठीक है, यदि MR इज इक्वल टू स्मॉल NR, ठीक है, यदि स्मॉल कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल NR मान लें, तो इस कंडीशन में जो हमको प्रतिरोध मिलेगा कैपिटल R जो मिलेगा वह मिलेगा स्मॉल NR बाई M। ये जो स्मॉल NR बाई M है, ठीक है, ये जो स्मॉल NR बाई M है वह पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल NR अपॉन M है वह पूरी बैटरी का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। यहां तो देखें, बात समझ में आई यहां तक। देखिए मिश्रित क्रम संयोजन में, ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन में, ठीक है, बाह्य परिपथ जो होता है, ठीक है, बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा का जो मान, ठीक है, वैद्युत धारा का जो मान है वह मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा का जो मान है वह मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यह हुआ कि बाह्य मिश्रित क्रम में जो बाह्य परिपथ है उसमें जो हमको धारा का मान अधिकतम चाहिए वह कब अधिकतम होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर। अब हमको, ठीक है, अब हमको बाह्य प्रतिरोध का अधिकतम, बाह्य प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा है उसका अधिकतम मान चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे I, ये हो जाएगा I मैक्सिमम, ठीक है, I मैक्सिमम, ठीक है। हमने क्या माना था, MR इज इक्वल टू NR माना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा MNE अपॉन
2mr, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू ne अपॉन 2r। कितना हो जाएगा? I मैक्सिमम इज इक्वल टू ne अपॉन 2r। ठीक है, ये बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा का मान कितना निकला? बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा का मान ठीक है, बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा का मान हमें कितना मिला? I मैक्सिमम इज इक्वल टू ne अपॉन 2r। क्लियर? ये तो था आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। क्या था? मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, यानी कि मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है किरचॉफ्स लॉ, और ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।